अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। तो वेलकम टू द साज़गार एनालिसिस सेकंड पार्ट। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो जल्दी से जाकर देख लें, क्योंकि जितना नॉलेज इसमें है इसी तरह उसकी बेस का कंप्लीट नॉलेज भी फर्स्ट पार्ट में मौजूद है। तो फर्स्ट पार्ट भी आपके लिए इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिस तरह के आप समझते हैं कि आपके नॉलेज के लिए साज़गार के एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने कंप्लीट एनालिसिस किए कंपनी के फंडामेंटल्स तक, जो कि हमने कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी उसी में एनालाइज की। तो कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट से लेकर आगे कंप्लीट जो एनालिसिस हैं और जो पॉइंट्स हमने फर्स्ट पार्ट में हाईलाइट किए थे उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो सेकंड पार्ट के साथ साथ आप फर्स्ट पार्ट लाजमी देखिएगा, क्योंकि किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको उस कंपनी के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। उसकी प्रोडक्ट्स क्या हैं, उसका बिजनेस क्या है, उसका बिजनेस मॉडल एंड ऑल अबाउट द कंपनी जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो चलिए वहीं से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जहां पर पार्ट 1 एंड हुआ था। तो इसी तरह सेकंड स्टेटमेंट आ जाती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो 2023 की अगर सेल्स देखें वो कंपनी के तकरीबन 18 अरब की थी, तो 2024 में ये इंक्रीज़ होकर 57 अरब तक आई। अगर इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स देखें ये भी इसी हिसाब से होनी चाहिए कि 15 अरब की कॉस्ट ऑफ सेल्स बेसिकली ब्रैकेट में जो है वो माइनस में होता है, मतलब कंपनी के एक्सपेंसेस होते हैं। तो 2023 में जो एक्सपेंसेस थे कंपनी को 15 अरब थे, जो कि 2024 में इंक्रीज़ होकर 41 अरब आए। अगर इसके परसेंटेज देखें तो एज सच मतलब सेम ही परसेंटेज है इसकी एक्सपेंसेस की, मतलब कि ये कंपनी के लिए एक अच्छा साइन है। ठीक है कि कंपनी के ऊपर ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं आ रहे, कि कंपनी की अगर सेल ज़्यादा होती है तो कंपनी की कॉस्ट उस सेल से भी ज़्यादा हो जाए, तो कंपनी के एवरेज में चल रही है, तो ये कंपनी के लिए अच्छा साइन है। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें कंपनी के 2023 था उसमें 2.5 अरब का जो कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट था, जो 2024 में इंक्रीज़ होकर कंपनी का 15.6 अरब तक आया। तो इसी तरह अगर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक्सपेंसेस वगैरह इन्होंने बताए हुए हैं, तो यहाँ पर जो मेन है हम यहाँ पर आते हैं कि जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है हमारे पास, वो है कंपनी का 0.99 अरब 2023 का। लेकिन अगर 2024 में देखें तो वो कंपनी का 7.93 अरब है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़। अगर इसकी हम अर्निंग पर शेयर देखें बेसिक एंड डाइल्यूटेड मेथड के तौर पे, तो 2023 में जो इसकी अर्निंग पर शेयर थी वो 16.46 थी, जो कि उससे इंक्रीज़ होकर 131.29 रुपीज़ जो इसकी अर्निंग पर शेयर हो गई। तो जिस तरह हमने स्टार्ट पर 2025 के फर्स्ट क्वार्टर की डिटेल देखी, तो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है 2025 में एक्सपेक्टेड है कि ये 200 क्रॉस कर जाएगी। तो अगर हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो देखें कंपनी की 2023 और 24 की, तो जनरेटेड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो है कंपनी के वो इंक्रीज़ हुआ है कंपनी का, जो कि नेट कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कंपनी ने जनरेट किया। तो 2023 में उसी निस्बत से इंक्रीज़ हुआ जो कि कंपनी के प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हुए। तो अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की बात करें तो कंपनी की 0.4 अरब से इन्वेस्टिंग इंक्रीज़ होकर 1.9 अरब तक आ गई। ये वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है मतलब जो कि कंपनी ने इन्वेस्ट किए हुए हैं। अब कंपनी ने कहाँ इन्वेस्ट किए हैं, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इन्वेस्ट किए हैं, और इसी तरह ही लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स में कंपनी ने इन्वेस्ट किया हुआ है, और इसी तरह प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में भी कंपनी की जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है वो है। तो यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, जो कि एक अच्छी बात है, कि कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट की है वो अपने अंदर ही किया, मतलब कि कंपनी अपना पैसा अपने ही अंदर ही इन्वेस्ट कर रही है। तो ये भी काम कंपनी के लिए एक बहुत अच्छा साइन है। तो बाकी फाइनेंशियल एक्टिविटी बेसिकली हम लोग इस तरह देखते हैं कि कंपनी के अंदर कोई ज़्यादा एक्सपेंसेस वगैरह तो नहीं आए, कोई ओवर एक्सपेंसेस हो गए तो कंपनी ने कोई ऐसे एक्सपेंसेस वगैरह तो नहीं किए। तो कंपनी के चूँकि ये नॉर्मल एक्सपेंसेस ही हैं, कंपनी के डिपॉजिट्स वगैरह बाकी सब चीज़ें डिविडेंड्स वगैरह कंपनी ने पे की हैं, तो ये नॉर्मल एक्सपेंसेस है कंपनी के। तो अगर हम इस कंपनी के परफॉर्मेंस देखें कैश के अकॉर्डिंग, तो अगर हम कैश के अकॉर्डिंग 2023 में कंपनी की परफॉर्मेंस देखें कि 2023 में कंपनी को जो कैश मिला था वो था कंपनी के पास 0.17 अरब, जो कि कंपनी ने एट द एंड ऑफ द ईयर 2023 के जो कि 1 अरब दिया, जो कि कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा कैश 2024 में आने वाले साल में कंपनी को प्रोवाइड मिला। और इसी तरह 2024 का जो कैश मिला कंपनी को वो 1 अरब था, जो कि 2024 की क्लोजिंग ईयर पर कंपनी का जो कैश है वो 7.7 अरब पर एंड हुआ, और 2025 के स्टार्ट में कंपनी को 7.7 अरब रिसीव हुए हैं। और 2025 के एंड में हम देखेंगे कि कंपनी एट द एंड कितना कैश छोड़ती है। चूँकि पिछले 2 सालों में कंपनी ने कैश को ज़्यादा ही किया है, तो इसका मतलब है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो इन फंडामेंटल्स को एनालाइज करके बेसिकली नज़र यही आ रहा है कि कंपनी की जो लुक है वो बहुत अच्छी है। तो कंपनी आउट क्लास परफॉर्म कर रही है, कंपनी की सेल्स भी इंक्रीज़ हुई, कंपनी पे लाइबिलिटीज़ भी कोई इतने ज़्यादा नहीं थी, कंपनी की लाइबिलिटीज़ के बजाय इक्विटीज़ इंक्रीज़ हुई, जो कि शेयर होल्डर्स का पैसा इंक्रीज़ हुआ। इसी तरह कंपनी अपने एसेट्स को भी इंक्रीज़ कर रही है, कंपनी अपने जो प्रॉफिट है उसको ही अपने अंदर इन्वेस्ट भी कर रही है, जो कि बहुत अच्छी बात होती है एक कंपनी की। तो ये कंपनी के अंदर सारे पॉजिटिव साइंस शो हो रहे हैं। तो अगर इन फंडामेंटल्स को देखकर हम कंपनी को जज करें तो कंपनी बहुत अच्छी है। तो मैं फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग मतलब हमारा यही एस्पेक्ट है, फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये स्टॉक आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो चूँकि अगर जो भी थ्रेट्स हैं, जो भी वीकनेसेस है कंपनी की,
वो तमाम के तमाम ऑटोमोबाइल सेक्टर की वीकनेसेस और थ्रेट्स हैं। तो अगर इस कंपनी को कोई थ्रेट फेस आता है तो वो तमाम के तमाम ऑटोमोबाइल सेक्टर की तमाम इंडस्ट्रीज़ को भी फेस आएगा। तो नो डाउट कि इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है। तो चूंकि अभी ये एक एस्पेक्ट है, अब हम बाकी एस्पेक्ट्स को देखते हैं और फिर फाइनलाइज करेंगे कि हमें ये स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए कि नहीं। तो अब बेसिकली 2024 तक के फंडामेंटल एनालिसिस अब हमने कर लिए थे, लेकिन आगे जो 5 मंथ गुजर चुके हैं, अब ये 6 मंथ लगा हुआ है दिसंबर का, क्योंकि इस कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर है ये जून में कंप्लीट हो जाता है और जुलाई से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है। तो ये कंपनी का 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका हुआ है, जो कि 2025 की फाइनेंशियल जो फर्स्ट क्वार्टर की रिपोर्ट मैंने अभी ओपन की है, तो आपको उसके रिजल्ट भी मैंने दिखा दिए थे। तो यहाँ पर 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में चूँकि बाकी चारों क्वार्टर्स की निस्बत जो कि 2024 के चारों क्वार्टर थे, उसकी निस्बत 2025 की सेल्स और 2025 के जो प्रॉफिट्स हैं और उसके अर्निंग पर शेयर चारों क्वार्टर की निस्बत काफ़ी ज़्यादा रही। तो हम यही देखेंगे कि अब यहाँ पर अगर फर्स्ट क्वार्टर की 2025 के सेल्स भी ज़्यादा रही हैं, तो इसमें आखिर इसने जो यूनिट्स हैं, जो कार्स हैं वो कितनी सेल की हैं, जो थ्री व्हीलर्स हैं वो कितने सेल की हैं, बाकी इनकी जो सेल्स कितनी हुई हैं, और उस हिसाब से हम बाकी 2 मंथ्स को भी जज करेंगे अभी, और ताकि हमें पता चल सके कि दिसंबर के मंथ में जो सेकंड क्वार्टर इस कंपनी का साज़गार का कंप्लीट होगा, क्या वो ये फर्स्ट क्वार्टर जो था 2025 का, वो सेकंड क्वार्टर उससे अच्छा होगा कि नहीं? तो ये हमें अभी पता चल जाएगा। तो ये साज़गार कंपनी की जो फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्ट है 2025 की, बेसिकली ये मैंने ओपन कर ली हुई है। तो अब यहाँ पर मैं आपको जो मेन चीज़ है अगर वो दिखाऊँ तो ये है जी। यहाँ पर बेसिकली ये तफ़सील आ गई है, ये इसकी डिटेल है। अब जो फोर व्हीलर्स थे जो यूनिट थे कंपनी ने वो बनाए थे 2000 पहली तिमाही 2025-24 के में, वो थे पैदावार जो थी इनकी वो 2719 थे, जबकि इन्होंने फ़रोख्त 2605 की, मतलब कि इन्होंने तकरीबन अपने जो यूनिट्स हैं वो सेल आउट कर दिए थे। अब ये फोर व्हीलर्स की बात है। इसी तरह थ्री व्हीलर्स को अगर देखें तो इन्होंने ऑलमोस्ट 6000 जो यूनिट्स हैं वो थ्री व्हीलर्स के प्रोवाइड किए थे पहली तिमाही में, मतलब कि फर्स्ट क्वार्टर में 2025 के। तो इन्होंने सेल आउट तकरीबन 5435 जो यूनिट्स थे इन्होंने सेल आउट कर दिए थे। अब इसी तरह इसको इन्होंने कंपेयर भी किया है पहली तिमाही 2023-24, मतलब कि 2024 का जो फर्स्ट क्वार्टर था उससे कंपेयर किया है। उससे जो फोर व्हीलर्स हैं उसकी जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, जो कि 2024 में सिर्फ 739 यूनिट्स इन्होंने प्रोड्यूस किए थे और 735 यूनिट्स इन्होंने सेल आउट कर दिए थे। लेकिन 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में इन्होंने 2700 जो है ये यूनिट्स को प्रोड्यूस किया। वहाँ पर जस्ट 700 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया था, 2025 में इन्होंने 2700 यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे फोर व्हीलर्स के। और थ्री व्हीलर्स की बात करें तो थ्री व्हीलर्स में भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई 2025 में 2024 की निस्बत। तो ट्रैक्टर व्हीलर रिम्स जो हैं ये भी कंपनी ने जो प्रोड्यूस किए थे, लेकिन 2025 में जो 2024 की निस्बत काफ़ी ज़्यादा इनकी जो सेल्स हैं वो डिक्रीज़ आई। तो 2024 की निस्बत 2025 में इनकी जो फर्स्ट क्वार्टर की सेल्स थी वो इन दो वजूहात से बढ़ी, जो कि फोर व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स थे, जो कि इनमें प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुई और सेल आउट बहुत ज़्यादा यूनिट्स हुए। और अगर ट्रैक्टर व्हीलर रिम्स की बात करें तो उनमें इनकी जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम हो गई थी। तो इसी को लेकर जो फर्स्ट क्वार्टर 2025 का था, इसको देखते हैं कि 2025 के अब सेकंड क्वार्टर में जो फर्स्ट और सेकंड मंथ था उसमें क्या परफॉर्मेंस रही, और 2025 का जो सेकंड क्वार्टर होगा उसमें हमारी जो परफॉर्मेंस है इस कंपनी की साज़गार की ये बेहतर होगी कि नहीं, जिससे आपको क्वार्टर की रिपोर्ट आने से पहले ही पता चल जाएगा कि ये कंपनी की जो क्वार्टरली रिपोर्ट है वो अच्छी आने वाली है। और जैसे ही आपको पता है कि जैसे ही कोई क्वार्टर की रिपोर्ट अच्छी आती है तभी सारे इन्वेस्टर्स इसकी तरफ मूव करते हैं। तो आप उस रिपोर्ट को आने से पहले ही उसको जज करके उसमें मूव कर लें, ताकि आपको एक अच्छा प्रॉफिट का चांस मिल सके। तो ये साज़गार कंपनी का 6 नवंबर का नोटिस, 6 नवंबर का नोटिस मतलब कि जो अक्टूबर की सेल्स थी, अक्टूबर मतलब 2025 के सेकंड क्वार्टर का जो फर्स्ट मंथ था उसकी जो सेल्स की रिपोर्ट है जो कि 6 नवंबर 2024 को कंपनी ने पब्लिश की थी। अब इसमें अगर हम सेल्स को देखें, इसमें बेसिकली जो थ्री व्हीलर्स हैं उनके जो यूनिट्स प्रोड्यूस हुए वो तकरीबन 2500 प्रोड्यूस हुए, और जो सेल आउट हुए वो 2400 सेल आउट हो गए। तो ये बात है अभी सिर्फ थ्री व्हीलर्स व्हीकल्स की। अब यहाँ पर अगर हम इसको कंपेयर करें तो इन्होंने तकरीबन जो थ्री व्हीलर्स थे वो प्रोड्यूस किए थे तकरीबन 6000, जो कि पूरे एक फर्स्ट क्वार्टर में किए थे। अगर हम उसको मंथली डिवाइड करें तो वो तकरीबन 2000 जो है पर मंथ जो व्हीकल्स हैं वो प्रोड्यूस हुए और इसी तरह जो सेल आउट हुए। तो इसको अगर हम इस मंथ से कंपेयर करें तो बेसिकली फर्स्ट क्वार्टर 2024 मतलब कि जुलाई के मंथ में जो थ्री व्हीलर से वो प्रोड्यूस हुए और सेल आउट हुए तकरीबन 2000। इसी तरह अक्टूबर को अगर देख लें जो कि सेकंड क्वार्टर 2025 का स्टार्ट होगा, तो इसमें इन्होंने 2400 यूनिट्स जो है वो सेल आउट किए और जो प्रोड्यूस किए वो तकरीबन 2520 यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे, जो कि इनकी जो थ्री व्हीलर्स की सेल्स हैं जुलाई की निस्बत वो काफ़ी ज़्यादा हैं, मतलब कि अभी के लिए जो 2025 के सेकंड क्वार्टर की सेल्स हैं वो इंक्रीज़ हैं। और इसी तरह फोर व्हीलर्स को अगर देख लें तो प्रोडक्शन यूनिट जो थे वो 1008 थे, और इसी तरह अगर यूनिट ऑफ सेल्स की बात करें तो सेल्स इन्होंने किए 1002।
अब यहाँ पर भी जो जुलाई को कंपेयर करें तो टोटल जो फर्स्ट क्वार्टर की 2025 की जो सेल्स थी वो 2700 तकरीबन यूनिट्स इन्होंने सेल आउट किए थे। तो यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट मंथ में ही 1000 यूनिट सेल आउट कर दिए। अब जो बाकी 2 मंथ्स हैं हम उसको देखकर कंपेयर करते हैं कि अगर नवंबर में तो हमें डिटेल पता चल जाएगी, तो दिसंबर का हमें आइडिया हो जाएगा कि दिसंबर में कितनी जो सेल्स हैं वो होंगी, मतलब कि 2025 के सेकंड क्वार्टर में जो अर्निंग पर शेयर वो इंक्रीज होगी कि नहीं। तो ये अक्टूबर की जो सेल्स हैं वो जुलाई की निस्बत जो कि फर्स्ट क्वार्टर 2025 का था उसकी निस्बत काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी तरह नवंबर की जो सेल्स हैं वो आ गई हमारे पास जो सेकंड क्वार्टर का सेकंड मंथ है। तो ये बेसिकली पब्लिश हुई थी 10 दिसंबर 2024 को। अब इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर इस कंपनी की जो सेल्स हैं उनको देख लेते हैं। 3 व्हीलर्स की जो सेल्स थी, जो प्रोडक्शन यूनिट्स थे वो इंक्रीज़ हुए 2100 और जो सेल आउट किए कंपनी ने वो 1976। अब यहाँ पर अगर 4 व्हीलर्स की बात करें तो 4 व्हीलर्स 993 यूनिट जो प्रोड्यूस किए और 584 जो यूनिट्स थे वो इन्होंने सेल आउट किए। अब यहाँ पर अगर इनको देखें तो बेसिकली यहाँ पर कंपनी ने थोड़ी मार खाई है। अब वो सीन इस तरह है कि कंपनी ने जो अक्टूबर में जो सेल्स की थी और जो सेल आउट किए यूनिट्स और जो प्रोड्यूस किए उसकी निस्बत इस मंथ में जो कंपनी के जो सेल्स हैं वो दोनों ही 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स के दरमियान दोनों से ही कम है। लेकिन अगर 3 व्हीलर्स की बात करें, 3 व्हीलर्स फिर भी मैनेजेबल है कि वहाँ पर 2000 ही यूनिट्स ही अगर सेल आउट हुए तो तकरीबन ये भी 2000 ही बनते हैं और 2000 की निस्बत से तकरीबन 6000 यूनिट्स बन जाएंगे, जो कि पिछले क्वार्टर की निस्बत ही जो सेल्स हैं इनकी वो रहेंगी। और अगर 4 व्हीलर्स की बात करें तो 4 व्हीलर्स इस मंथ में काफ़ी जो ज़्यादा हैं प्रोड्यूस तो हुए, लेकिन जो इनकी सेल्स हैं वो कम हुई। तो यहाँ पर 584 जो यूनिट्स है जस्ट सेल आउट हुए। तो अगर इसको ओवरऑल देखें हम तो ये तकरीबन 1500 यूनिट इन 2 मंथ्स में सेल आउट हुए हैं कंपनी के 4 व्हीलर्स। और इसी तरह जो 3 व्हीलर्स हैं वो कंपनी के काफ़ी ज़्यादा हुए। और जो थर्ड मंथ की रिपोर्ट आएगी वो बेसिकली लग इस तरह ही रहा है कि कंपनी का जो सेकंड क्वार्टर है 2025 का वो एज़ यूजुअल ही रहेगा जैसे कि फर्स्ट क्वार्टर 2025 का था। तो मतलब कि सेकंड क्वार्टर भी फर्स्ट क्वार्टर की तरह अच्छा रहेगा। तो ये अभी हमारा कंपैरिजन सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर के साथ था, पिछले क्वार्टर्स के साथ नहीं। तो 2025 को अगर 2024 के साथ कंपेयर करें तो अभी भी 2025 जो है 2024 की निस्बत बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है। तो ये साल कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा है। और बेसिकली साजगार के स्टॉक की जो प्राइस ऊपर गई है उसमें काफ़ी ज़्यादा हाथ टैक्सेस का भी है। क्या वाकई इसमें हाथ टैक्सेस का है कि नहीं? अब ये टैक्सेस के साथ साथ पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ईवीज पर और हाइब्रिड कार्स पर भी जो टैक्सेस की छूट है, मतलब कि जो रिलीफ है वो प्रोवाइड किया है, क्या ये वाकई हकीकत है? तो बेसिकली दूसरा एस्पेक्ट हम डिस्कस करने लगे हैं वो है ऑटो इंडस्ट्री। ऑटो इंडस्ट्री का जो एक्ट है, ऑटो इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी, जो कि 2021 से 2026 तक की थी। अब चूँकि पॉलिसी को थोड़ा सा ही डिस्कस किया जाता है तो इसलिए मैं आपको इसकी कंप्लीट डिटेल बताऊंगा ताकि आपको पता चल सके कि जो रूमर्स हैं या जो अफवाहें हैं या ये हकीकत भी है कि नहीं कि 2025 तक कंपनी जो साजगार है वो अच्छी चलेगी और उसके बाद कंपनी का जो टैक्सेस हैं या कंपनी के जो सेल्स वगैरह हैं इसी तरह कंपनी को जो छूट मिली हुई है वो जो गवर्नमेंट है वापस ले लेगी और कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। तो इसकी हकीकत को हम अब देखते हैं। तो ये पॉलिसी पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन की तरफ से है। तो ये कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि कंपनी प्रमोट करी है न्यू ईवीज को, मतलब कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, हाइब्रिड व्हीकल्स को। तो पाकिस्तान ने इंसेंटिव्स अनाउंस किए हुए थे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, हाइब्रिड व्हीकल की कंपनीज को। बेसिकली 2-3 व्हीलर्स के लिए जो कस्टम ड्यूटी थी ईवीज पर वो स्पेसिफिक पार्ट्स पर कर दी गई 1%, जो कि इंक्लूडिंग थी बैटरी, मोटर्स, कन्वर्टर, चार्जर वगैरह इन पर, जो कि 30 जून 2026 तक थी। अब ये पॉलिसी अगेन रिवाइज होती है कि नहीं? अगर नहीं होती तो ये कस्टम ड्यूटी बढ़ जाती है और इससे जो प्रॉफिट्स है वो डिक्रीज हो सकते हैं और वो हर ईवी के लिए डिक्रीज होगा जो कि 2 और 3 व्हीलर्स प्रोड्यूस करते हैं, नॉट ओनली फॉर साजगार। और इसी तरह सेल्स टैक्स टू बी फिक्स्ड एट 1% फॉर सेल्स लोकली मैन्युफैक्चर 2-3 व्हीलर्स। अब जो लोकली मैन्युफैक्चर करे हैं उन पर भी जो सेल्स टैक्स है वो 1% है। इसी तरह अगर हम इसकी बाकी कार्स, वैन्स, एसयूवीज, एलसीवीज पर आते हैं तो कस्टम ड्यूटी इस पर भी 1% है, जो कि इंक्लूडिंग बैटरीज, मोटर्स, कन्वर्टर, चार्जर वगैरह वो सब है, जो कि 30 जून 2026 तक की पॉलिसी के अकॉर्डिंग है। इसी तरह जो सीकेडी है उसके लिए बिफोर इलेक्ट्रिक कार्स, एसयूवीज, एलसीवीज एंड वैन्स द सीकेडी नॉन लोकलाइज्ड विल अट्रैक्ट 10% सीडी एंड सीकेडी लोकलाइज्ड विल अट्रैक्ट 25% सीडी, जो कि इतनी ज़्यादा छूट, इतने ज़्यादा इंसेंटिव, तो जितने भी लोकल असेंबलर्स होंगी, मैन्युफैक्चर होंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, हाइब्रिड व्हीकल्स की, उनसे भी ये इंसेंटिव्स वापस हो जाएंगे। तो नो डाउट कि उन पर भी ये असर पड़ेगा। बेसिकली ये पॉलिसी पाकिस्तान ने लॉन्च ही इसलिए की, पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम व्हीकल्स हैं उसके यूजेज को रिड्यूस करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइब्रिड व्हीकल्स को लाया जाए और हाइड्रोजन व्हीकल्स को भी लाया जाए, जिससे पाकिस्तान काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। अब वो कैसे? क्योंकि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ही इंपोर्ट करता है। तो जितनी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में यूज़ कम हो जाएंगी उतना ही पाकिस्तान जो इंपोर्ट कम करेगा और पाकिस्तान को उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा।
तो इसलिए पाकिस्तान ईवीज पर, हाइब्रिड कार्स पर, हाइड्रोजन कार्स पर, ये सब इंजन पर जो ड्यूटीज़ हैं उनमें एग्जाम्पशन की हुई है, उनमें सारी जो इंसेंटिव्स है वो प्रोवाइड किए हुए हैं। और चूंकि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है कि आप किसी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की एनुअल रिपोर्ट को ओपन करेंगे तो ग्रीन एनवायरनमेंट का पेज आपको लाजमी मिलेगा। तो ईवीज के, हाइब्रिड्स के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं जो कि पाकिस्तान इसीलिए ही इनको लॉन्च करवा रही है, और उनके असेंबलर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को जो कि लोकल बेस होंगे, उनको काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड कर रही है। तो 2026 तक के लिए तो ये कंपनी का जो स्टॉक है, अगर अभी तक की सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखें तो जून 2026 से पहले पहले का जो स्टॉक है, ये स्टॉक आउट क्लास है, मतलब कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अभी के लिए अगर आप एक साल के लिए भी इन्वेस्टमेंट करें, कि अभी मजीद तकरीबन 18 मंथ्स रहते हैं, तो 18 मंथ्स में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकती है। अब बेसिकली साजगार जो न्यू मॉडल्स इंट्रोड्यूस करवाने जा रही है उनकी कुछ डिटेल्स ये हैं। तो अब ये साजगार 3 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स दोनों में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स के साथ न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, और इसी तरह ईवीज को लॉन्च करने का भी इनका प्लान है। तो होप सो देखते हैं कि किन किन मॉडल्स को लॉन्च करते हैं, और जैसे जैसे ही उन मॉडल्स को लॉन्च करेंगे हम आपको न्यूज़ अपडेट्स के साथ इसी चैनल पर अपडेट देते रहेंगे। तो आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड किसी भी न्यूज़ एंड अपडेट्स को हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि कोई भी स्टॉक एक्सचेंज की न्यूज़ आपसे छुपी ना रहे। अब अगर इलेक्ट्रिक कार्स पर डिस्कशन करें तो इलेक्ट्रिक कार्स बेसिकली जो साजगार कंपनी है वो लॉन्च करने जा रही है फ्यूचर में। अगर वो इलेक्ट्रिक कार्स को लॉन्च करती है तो उसके साथ साथ ही जो इंडस मोटर है वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च करने का जो प्लान्स हैं वो तैयार करेगी। और इसी तरह ही चाइना की BYD, जिसको हब पाकिस्तान में लेकर आ रही है, वो BYD भी इलेक्ट्रिक कार्स की बिगेस्ट कंपनी, जिसकी 2023 में टेस्ला से भी ज़्यादा सेल्स रहीं। मतलब कि BYD दुनिया की वाहिद कंपनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जिसने सबसे ज़्यादा सेल्स की 2023 में, जिसने टेस्ला को भी बीट कर दिया। तो ये साजगार जो कि लोकली मैन्युफैक्चर कंपनी है पाकिस्तान की, तो ये टोयोटा कंपनी के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बीट कर पाएगी? और अगर बीट कर भी जाती है तो क्या साजगार कंपनी BYD के साथ compete कर पाएगी, जिसके साथ तो टेस्ला भी compete नहीं कर पाई? अब हम बढ़ते हैं न्यूज सेक्शन की तरफ। कंपनी के अकॉर्डिंग सब न्यूज़ को देखते हैं। तो बेसिकली साजगार को लेकर आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ पब्लिश हो रही हैं। जिस तरह ये एनर्जी व्हीकल्स की प्रोडक्शन की न्यूज़ है कि नेक्स्ट ईयर ये न्यू एनर्जी व्हीकल्स को रोल आउट करेंगे। और इसी तरह ही किसी जगह आता है कि हेवल H6 हाइब्रिड जो है उसके 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं GWM एंड साजगार की कोलैबोरेशन के साथ, जो कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और इसी तरह साजगार बहुत जल्द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी प्रोड्यूस करने जा रहा है, जो कि इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्रोडक्शन का जो टारगेट है वो दिसंबर 2025 है। और रिसेंटली ही इन्होंने 1.4 बिलियन की जो लैंड परचेज की साजगार ने। मैं उस क्वेश्चन को भी कवर करने जा रहा हूँ जो कि तकरीबन तमाम इन्वेस्टर्स के, तमाम ट्रेडर्स के जहन में आता है कि साजगार की जो स्टॉक की प्राइस वो एकदम ऊपर कैसे चली गई। अब बेसिकली ये सब के दिमाग की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, अब वो कैसे, क्योंकि साजगार की जो प्राइस है वो एकदम ऊपर नहीं गई। हम लोग कंपनी को एनालाइज ही नहीं करते, हम किसी स्टॉक को देखते ही नहीं, चाहे ट्रेडिंग करनी हो चाहे इन्वेस्टमेंट करनी हो। क्योंकि हम स्टॉक्स को देखेंगे तो ही प्रॉफिट अर्न कर सकेंगे। तो प्रॉफिट के लिए यही है कि आप कंपनी को एक ईगल आई के साथ देखें। तो यहाँ पर अब मैं आपको प्रूव करता हूँ कि ये कंपनी आखिर ये अचानक ऊपर नहीं गई। अगर आपको मैं इसकी जो प्राइस हिस्ट्री को दिखाऊं, अगर एक साल की हम देख लें तो एक साल मतलब कि एक साल में 65 डेज होते हैं। एक साल में अगर हम देखें तो इस स्टॉक की प्राइस बेसिकली कहाँ से 177 से 1272 तक आई। अब यहाँ पर 177 से 1272 तक कितनी देर में आई? अब 29 दिसंबर 2023 में 177 जो रुपीज़ थी इसकी जो स्टॉक की प्राइस थी 177 2023 दिसंबर में। अब यहाँ पर 1125 जो है 2024 जुलाई में, मतलब कि 7 मंथ्स लगे इस कंपनी के स्टॉक की प्राइस को 177 से 1125 तक आने के लिए। और इसी तरह आगे भी इसी तरह टाइम गेन हुआ। तो इस तरह कंपनी का जो स्टॉक है वो 45 रुपीज़ से 1272 रुपीज़ तक आया। तो अब यहाँ पर आपको समझ थोड़ा सा आ गया होगा। अब आपको यहाँ पर मजीद मैं आपको बताता हूँ कि हम कंपनी को जज कैसे कर सकते हैं कि इसकी अचानक ही प्राइस ऊपर चली कैसे गई। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। आपने नीचे आना है, कोई कंपनी को हमने एनालाइज लाजमी किया करना है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह वो तो हमें मिल ही जाती हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट्स हुई। तो यहाँ पर फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स को हम नहीं देखेंगे, हम यहाँ पर बोर्ड मीटिंग्स पर आते हैं। बोर्ड मीटिंग्स में कुछ ना कुछ नोटिस आ जाते हैं, और अगर इन नोटिस को देखकर हम अदर्स में आएंगे, अदर्स में आकर बेसिकली यहाँ पर देखें हर कंपनी अपने अकॉर्डिंग जो भी न्यूज़ है यहाँ पर शेयर करती है। तो अगर आपको कोई ऐसी कंपनी, ऐसा स्टॉक लग रहा है कि वो ऊपर जा रहा है, तो आप इस स्टॉक पर आकर, इस जगह पर आकर उसको स्टडी कर सकते हैं कि आखिर ये स्टॉक ऊपर कैसे जा रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको, जिस तरह मैंने अभी स्टॉक को स्टडी किया, यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर की हमने रिपोर्ट देखी। इसी तरह हमने फर्स्ट क्वार्टर के बाद जो अक्टूबर का मंथ था उसकी जो रिजल्ट्स देखे, अक्टूबर के बाद नवंबर के रिजल्ट्स देखे, नवंबर के रिजल्ट्स के बाद अब दिसंबर के जो रिजल्ट्स आएंगे वो भी यहीं पर आएंगे। तो जिससे हमें पता चलेगा जो ये 1272 रुपये का स्टॉक है, क्या ये 2000 पर भी जा सकता है कि नहीं। तो ये हमें यहीं से पता चलता है, और 2000 तक अचानक एक हाथ में नहीं जाएगा।
उसको टाइम लगेगा, हो सकता है 2 मंथ्स, हो सकता है 5 मंथ, हो सकता है 10 मंथ्स। तो यहाँ पर अगर बाकी आपको मैं नीचे दिखाऊँ, अब जहाँ पे सेल्स वगैरह जो हमें शो हो जाती हैं, अब यहाँ पर नीचे आ जाती हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। अब यहाँ से आप इजीली डाउनलोड करके देख सकते हैं क्वार्टर वाइज भी, एनुअल वाइज भी, हाफ ईयर, जिससे इजीली कंपनी एनालाइज हो जाती है। अब यहाँ पर अगर आप हिसाब लगाएं कि 365 डेज में 177 से 1150 रुपीज़ ऑलमोस्ट तक गई थी इसकी प्राइस। तो 365 डेज़ में अगर हम इसमें हॉलीडेज़ भी निकाल दें तो पीछे बचते हैं 265 डेज़, 100 डेज़ निकाल दें तो 265 डेज़ इनफ होते हैं। तो मतलब 265 डेज़ में मार्केट ओपन हुई और डेली ऊपर जाती गई, तो हमें नज़र भी नहीं आया। तो यहाँ पर हम इसको मतलब अचानक ये कहना कि ये अचानक स्टॉक ऊपर चला गया, तो ये हम खुद को ही दिलासा दे रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे कि हम नेक्स्ट स्टॉक जो भी ऐसा जाएगा हम उसको पिक करेंगे, हम उसको फंडामेंटली एनालाइज करेंगे। तो आपको अगर किसी भी कंपनी को एनालाइज करवाना है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उस कंपनी का नाम लिखकर कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ मैं बताता चलूँ, अब यहाँ पर एक स्टॉक है जो कि सेम साजगार की तरह परफॉर्म कर सकता है। अब वो है हबको। अब हबको कैसे साजगार की तरह परफॉर्म कर सकता है, उसके एनालिसिस क्या हैं, उसके टेक्निकल्स, उसके फंडामेंटल्स, ए टू जी एनालिसिस की वीडियो रिसेंटली ही कुछ ही दिन पहले इस चैनल पर अपलोड हो गई है। तो आप हबको के एनालिसिस देखकर हबको में एक हैंडसम प्रॉफिट वाली इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। तो अब करते हैं स्टॉक प्राइस पर डिस्कशन। बेसिकली टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग भी देखा जाए, चूंकि आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में जस्ट टेक्निकल्स ही ऑपरेट नहीं करते। अगर कल ही कोई न्यूज़ आती है अच्छी या बुरी तो कंपनी उस हिसाब से इम्पैक्ट पड़ेगा और टेक्निकल्स भी मैटर करते हैं। लेकिन चूंकि स्टॉक मार्केट है, इसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत कम होती है, तो इसीलिए स्टॉक ब्रोकर्स ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं स्टॉक मार्केट पर, स्टॉक की प्राइस के अप एंड डाउन पर। तो इस टाइम में स्टॉक की प्राइस 1103 है, तो आप इसको वीकनेसेस पर बाय करके इसको होल्ड रख सकते हैं। अब बेसिकली तमाम एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं आपको इस स्टॉक की सिचुएशन बताऊं तो फंडामेंटल्स को देखकर, इसी तरह ही कंपनी के अकॉर्डिंग जो एग्रीमेंट्स हैं कंपनी के चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ उनको देखकर, कंपनी के जो टैक्सेस वगैरह हैं सब उनको देखकर, ये बाकी सब कंडीशंस को देखकर अभी तक की जो स्टॉक की प्राइस है वो कंपनी की बहुत अच्छी चल रही है। और अब के लिए जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो एक अच्छी साबित हो सकती है कि आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं कि इस स्टॉक में अभी तक के लिए इतना पोटेंशियल है। अभी तक के लिए स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उम्मीद है कि आगे जो 18 मंथ्स का टेन्यूर है, जो कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है ईवीज पर, हाइब्रिड कार्स पर, तो इसलिए ये 18 मंथ्स आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल साबित हो सकते हैं। तो अगर कंपनी अपने रूल्स को ऐसे ही करती है या और सॉफ्ट करती है तो ये कंपनीज के प्रॉफिट्स और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। इंक्रीज होने के साथ जो शेयर होल्डर्स हैं उनके प्रॉफिट्स भी ऑब्वियसली इंक्रीज ही होंगे। तो साजगार कंपनी के स्टॉक को आप वीकनेसेस पर बाय करके इसको होल्ड रख सकते हैं, आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान साजगार में आपके लिए इंशाल्लाह काफ़ी प्रॉफिटेबल रहेगा। तो आपको इस स्टॉक के एनालिसिस कैसे लगे, आप अपनी राय से कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और आप किसी कंपनी का अगर एनालिसिस चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उस कंपनी का नाम लिखकर कमेंट लाजमी करें, तो आपके लिए वो उस कंपनी का एनालिसिस किए जाएंगे। बेसिकली इंटरलूप, BF बायोसाइंसेज, मिलर ट्रैक्टर और हब पावर कंपनी लिमिटेड, इसी तरह काफ़ी कंपनीज के जो एनालिसिस हैं इस चैनल पर मौजूद हैं। आप उन वीडियोस को देखकर भी अपने लिए हेल्प हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक और दोस्तों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड न्यूज़, अपडेट्स और इसी तरह एनालिसिस की वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें।